3 चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ। इससे पहले जस्ट चैप्टर चला था, दैट इज रोटेशनल मोशन, जिसे बोलते हैं आपका घूर्णन गति। थोड़ा टफ था चैप्टर, मैंने कहा था पढ़ना उसे एक बार दोबारा। आप उसे एक बार दोबारा देखो, चाहे तो आप लोग उसे नोट्स के माध्यम से देखो, चाहे वीडियो के माध्यम से देखो, लेकिन उसे क्लियर करो। क्वेश्चन आते हैं उसमें, जैसे कि उसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस था, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस था, बहुत पूछा आता है। इसके अलावा आपसे पूछते हैं टॉर्क क्या होता है, एवं लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सब एकदम क्लियर करके चलना आप लोग, ठीक है बेटा। अब अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे आसान चैप्टर, छोटा चैप्टर, तो मुझे लग रहा है ये इजीली आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इससे टिपिकल बनेंगे आपके, इजी क्वेश्चन ही देगा आपको। अगर क्वेश्चन देगा थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल क्वेश्चन देता है इससे। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहला इसमें पहली चीज आती है वर्क, हिंदी में से कहते हैं कार्य। कोई आप में से बताना चाहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? कार्य से आप क्या समझते हैं, कोई बताना चाहेगा? ये तो आसान है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? चलो मैं ही बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अगर मैंने जस्ट मान के चलिए टेबल यहाँ पे रखी थी, मैंने टेबल को लिया और लेके साइड में रख दिया। मैंने क्या किया, टेबल में फोर्स लगाया और फोर्स लाके उसका क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड वर्क। यानी कि फोर्स लाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में चेंज कर देना, दिस इज कॉल्ड वर्क। बस फोर्स लगाओ और चेंज कर दो उसको। यानी कि एक सिंपल सी बात है, कोई बॉक्स था, इस पर फोर्स F लगाया गया, जिससे कि यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। लेट अगर ये S डिस्प्लेसमेंट चले गया, या D लिखो तो मैं शॉर्ट, D सही रहेगा। अगर ये D मात्रा में डिस्प्लेस कर गया, ठीक है, तो ऐसे में वर्क इज इक्वल टू होता है, W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और समझो इसे इजीली, या और ज़्यादा समझो, अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बोलूँगा इसे, तो क्या आएगा, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट, कार्य जो होता है वह, ध्यान देना, बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F डॉट टी, ठीक है, लिख लीजिए। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट फोर्स इज ए स्केलर, सॉरी वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अगर ऐसा हो कि इनके बीच में कोई एंगल बन रहा हो, लेट देखिए फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेस हो रही है कोई वस्तु इस डायरेक्शन में। लेट कोई बड़ा संदूक रखा हुआ है और मैं ऐसे करके ताकत लगा रहा हूँ ऊपर की ओर से, ताकत यहाँ लग रही है और सरक रहा ऐसे में है वो, तो समझिए। या ये कुर्सी भी है, लेट मैंने कुर्सी ली, देखना अब मैं कुर्सी सरकाऊंगा ऐसे में, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे में, सरक रही है कुर्सी ऐसे में। अगर किसी एंगल पे है तो ऐसे में W इज इक्वल टू हो जाता है F D cos थीटा, लिख लीजिए। यानी कि इफ देयर इज सम एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज F D cos थीटा। वैसे भी अगर डॉट प्रोडक्ट हटता है तो ये हम लोग जानते हैं cos थीटा ही आता है। इतना आसान है, आगे बढ़े। cos थीटा लगा है ना, cos थीटा के आधार पे वर्क को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। लिख दिया? देखो अब समझो, समझने का शुरू होता है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा हो ये आसान है, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा अब जो आएगा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्क। नंबर 1 लिखो, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, ठीक है। अभी भी मैंने लिखा है आपको, W इज इक्वल टू है F D cos थीटा, ठीक है। लिखो व्हेन, इसी में लिख लीजिए, पॉजिटिव वर्क में लिखो व्हेन डिस्प्लेसमेंट आर, व्हेन डिस्प्लेसमेंट आर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जबकि विस्थापन बल की दिशा में होता है। लिख लिया? मीन्स एंगल थीटा इज एक्यूट एंगल, न्यून कोण ACUT एक्यूट, व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। जबकि बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, इसका मतलब है कि जो थीटा एंगल बन रहा है वो न्यून कोण बन रहा है। इसका मतलब लेट दिस फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल क्या है, ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है।
एक होता है एक्यूट एंगल न्यून कोण 90 से कम, एक होता है राइट एंगल 90 डिग्री, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण 90 से ज़्यादा। तो जब 4 डिफरेंट एक ही दिशा में होते हैं तो ऐसे में वर्क हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि थीटा, पहली बात थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में एक चीज़, और इस रेंज में कॉस थीटा का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्योंकि कॉस थीटा का मान पॉजिटिव है इसलिए वर्क भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पहला समझ रहे हो, सिंपल एग्जांपल। ये मैंने डस्टर लिया, धक्का दिया, उसी डायरेक्शन में क्या हो गया ये मूवमेंट कर गया, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। देखो यहाँ ध्यान देना, मैंने डस्टर को यूँ पकड़ा और छोड़ दिया और नीचे गिर गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे क्या किया अपनी ओर ले लिया, पॉजिटिव वर्क। एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, पॉजिटिव वर्क। समझ रहे हो ना, तो यानी कि बल लगाया उसकी दिशा में विस्थापन कर दिया, पॉजिटिव वर्क। ये तो आसान है, आगे बढ़ो। अगला लिखो नेगेटिव वर्क, नंबर 2। यहां से शुरू होता है तुम्हारा समझने वाला काम। लिखो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जबकि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है, जबकि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। थीटा इज ऑब्ट्यूस, यानी कि एंगल थीटा इज इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल, जबकि थीटा अधिक कोण हो, यानी कि थीटा का मान होगा 90 से ज़्यादा और 180 से कम। कुछ ऐसा बनेगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इधर और फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स इधर खींच रहा हूँ, डिस्प्लेस उधर हो रही हो, नेगेटिव वर्क। ठीक है, क्योंकि इस रेंज में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है नेगेटिव होता है। लिखिए, क्योंकि कॉस थीटा का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव होता है, तो जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो ये एफ डी कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये पूछता है आपसे, ये पूछने वाली चीज़ शुरू हो गई यहाँ से, अब यहाँ से पूछना शुरू करेगा आपसे। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक ये लिया डस्टर को, ये लट, और इसे ऊपर की ओर उछाल दिया हवा में। जब मैं इसे ऊपर की ओर उछाल रहा हूँ, देखो तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क। ठीक है, मैंने क्या किया, मान के चलिए ये कोई मैग्नेट है, ये भी उसका हो जाए नॉर्थ पोल मान लीजिए, दूसरा भी इसका क्या है नॉर्थ पोल, माना दो मैग्नेट है, दोनों के नॉर्थ पोल को मैं बगल में लेके आ रहा हूँ। ध्यान दो, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट और ये भी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, दोनों के जो कौन सा फोर्स रहेगा रिपल्सन का फोर्स रहेगा, प्रतिकर्षित करेंगे, सेम है, चिपकाओ जबरदस्ती। अगर मैं दोनों को जबरदस्ती चिपका रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। सेम थिंग इज हैपन विद चार्ज। अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज को ले आया साथ में, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं रिपल्सन करते हैं दूसरे को, और जबरदस्ती में पास में लेके आ रहा हूं उनके, तो फोर्स लग रहा है विपरीत दिशा में बाहर की तरफ और मैं उन्हें ला रहा हूं अंदर की तरफ। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्या जाएगा नेगेटिव वर्क। एक और समझ लो, एक कूली है, उसने क्या किया सिर पे एक बोझ रखा, समझना आप, और बोझ लेके वो सीढ़ी चढ़ रहा है ऊपर की ओर, यानी कि वो चढ़ा रहा है बस के ऊपर, माना कि वो सामान को चढ़ा रहा है। तो देखिए वो चढ़ रहा है ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर, और अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे की ओर। ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। ये आपसे पूछता है एग्जाम्पल के साथ, कर पाओगे? आगे बढ़ूँ, और इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज जीरो वर्क। लिखिए जीरो वर्क। देखो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज राइट एंगल या 90 डिग्री, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री या राइट एंगल बोलते हैं उसे बेटा, राइट एंगल। क्योंकि राइट एंगल के लिए यानी कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, देखो, बिकॉज कॉस 90 इज जीरो, ऑल इज जीरो, तो वर्क इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा यहाँ से। लिखिए, ठीक है। अब ये समझने वाली बात यहाँ समझना थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे करूँ, यानी कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट
और फोर्स के बीच में 90 का एंगल बनेगा तो जीरो वर्क हो जाएगा आपका। इसका एग्जांपल और भी देते हैं कई बार लोग कि एक दीवार पे आदमी फोर्स लगा रहा है, खूब दीवार को सरकाने का प्रयास कर रहा है, दीवार सरकेगी नहीं तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी एग्जांपल है इसका, जीरो मतलब जीरो वर्क का एग्जांपल ये भी है कि एंगल 90 ना भी हो तो भी जीरो वर्क हो सकता है, बट ये कम पूछता है आपसे, है ना। ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ इस चीज़ को, अगर मैं एक दीवार पे बहुत तेज फोर्स लगा रहा हूँ तो वर्क तो जीरो होगा लेकिन फोर्स जीरो नहीं होगा। ध्यान रखना है आपको, फोर्स का मान कभी जीरो नहीं होता। फोर्स तो अभी भी लग रहा है, इतना लग रहा है, वर्क जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया, कुछ भी, कुछ ना कुछ होना चाहिए था, चाहे उसकी दिशा में होता विपरीत दिशा में होता, पर बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट दैट्स व्हाई d इज इक्वल टू जीरो। ये तो एक केस है। अब मेन केस में आ जाओ, इस वाले केस में, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए आप लोग। इसका पहला एग्जाम्पल है आपका, कूली से शुरू करता हूँ मैं। एक कूली जो है उसने सिर पे क्या ले रखा है, आपका बोझ ले रखा है। देखिए ये कोई सामान है, लेट ये कूली है और इसने सामान लिया है और ये क्या है, चल रहा है आपका, ठीक है। कूली सामान लेके चल रहा है सीधे सीधे, तो दिख तो रहा है वर्क हो रहा है, बट इन मैथमेटिक्स वर्क इज जीरो। देखो ये फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर और चल रहा है इधर की ओर, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इस केस में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये ध्यान रखना बस, ये वो है, ये कभी जीके में पूछता है क्वेश्चन आपका, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। इसमें आएगा अगर वर्क है तो कौन सा, कई बार आता है वर्क हो रहा है यहाँ पे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, घर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है ये, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। पहला केस। और इसका जो मेन केस पूछेगा आपसे, जो इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज, लिख लो उसे, लिखो वर्क डन इन सर्कुलर मोशन, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो। कभी भी कोई अगर ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, हमेशा वर्क डन जीरो होगा। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि ध्यान दो, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ही क्या होती है, सेंटर की ओर होती है कि नहीं है। तो ये फोर्स अंदर की ओर है सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, इस डायरेक्शन में। एक टेंजेंट खींच लो, यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और सारे केसेस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इसी कारण से किसी भी गोल गोल घूमती वस्तु में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। समझो पहले इसे, तब बताऊंगा आगे। ये क्लियर, फोर्स अंदर की ओर, डिस्प्लेसमेंट स्पर्शी या टेंजेंट की ओर, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, ठीक है। इसी कारण से पहली चीज, हम लोग को पता है अर्थ सूर्य के चारों ओर क्या है, घूम रही है। अगर अर्थ को काम करना पड़ता तो अब तक अर्थ सूर्य के अंदर जा चुकी होती, क्योंकि काम कुछ नहीं करना पड़ता, इसलिए अर्थ घूम रही है, पता नहीं कितने साल से घूम रही है और कितने और साल वो घूमने वाली है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, रिवॉल्व करता रहता है, क्योंकि उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसलिए वो रिवॉल्व किए जा रहा है। इसका एटम जो है चौक का, ये पता नहीं कितने साल तक और ऐसा ही बना रहेगा, बिकॉज इन सर्कुलर मोशन कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। क्लियर, ध्यान रखना। अगर मुझे कोई ऑर्बिट छोड़ना हो, लेट मान के चलिए हमें जब भी सैटेलाइट जाता है हमारा, माना कि ये मान के चलिए अर्थ है और ये मून चारों ओर घूम रहा है, सेम कंडीशन है, मून को भी क्या घूमने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। जब हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं, ध्यान देना, सैटेलाइट में सिर्फ इतनी पावर देनी होती है सैटेलाइट को कि इस ऑर्बिट में क्या वो स्थापित हो जाए। सैटेलाइट यहाँ से चलेगा, ध्यान देना, यूँ चलेगा और यहाँ पे हमें बस यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ पे जाते अपने आप घूमना शुरू कर देगा सैटेलाइट, उसके बाद हमें कोई वर्क नहीं करना है। यानी कि सैटेलाइट को छोड़ने में जो वर्क किया जाता है वो सिर्फ इतना वर्क होता है कि वह ऑर्बिट में स्थापित हो जाए। एक बार ऑर्बिट में आ गया फिर कोई काम नहीं करना पड़ता। क्लियर, इसको ध्यान रखना बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेस है हर चीज़ का। आगे बढ़ूँ, ये तो हो गया आपका वर्क। अच्छा, एक चीज़ और वर्क में अभी, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ERG। लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ। वर्क का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और 1 जूल 10⁻7 अर्ग, और अर्ग जो है ये CGI मात्रक है बेटा, CGS, क्या बोलेंगे, CGS, ठीक है। यहाँ देखो, ये क्लियर, ये तो वर्क। अभी वर्क में एक टॉपिक और है थोड़ा सा समझने का, आगे बढ़ूँ। अगला टॉपिक लिखो,
ये समझने का है, ये बुक में नहीं है, मतलब इंटर में नहीं पढ़ा होगा आपने। लिखो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे, इसमें 2 केस हैं, यानी कि फ्रिक्शन के विरुद्ध कार्य करने में क्या होता है आपका, ठीक है। इसमें देयर आर 2 केस। देखो पहला केस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, पहला लिखिए केस। देखो इसमें 2 केस आएंगे। देखो हमें वर्क डन करना है, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना है, माना कि मैं किसी भी, माना कि बड़ा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, संदूक रखा है कोई बड़ा, और मैं उसे खींच रहा हूँ, तो ऐसे में आपको याद करना है कि वर्क डन कितना होगा। मेन वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन होता है आपका, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें 2 केस हैं। एक केस तो सिंपल है, एट हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब सिंपल, यानी कि सिंपल बस संदूक यहाँ पे रखा है, सिंपल एक नॉर्मल प्लेन में, और मुझे उसे खींचना है। दूसरा केस है इंक्लाइंड प्लेन, जबकि किसी एंगल पे या पहाड़ पे मान लीजिए, और तब हमें उसे खींचना है। तो 2 केस आपके सामने आने वाले हैं। दूसरा वाला थोड़ा सा टफ है, पहले को समझ लीजिए एक बार, दूसरा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो पहला केस है हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक चित्र बनाइए, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका लेट वेट है mg, पहली चीज। अगर मैं फोर्स इधर की ओर लगा रहा हूं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है, गति का विरोध करता है। तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, Fs, विपरीत दिशा में, ठीक है। एक चीज और आई थी, नॉर्मल बताया था, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही जो प्लेन है इसके क्या होते हैं, 90 डिग्री पे लगता है, यानी नॉर्मल रिएक्शन n कहां लगेगा, इधर की ओर, ठीक है। अगर वर्क करना है तो इसे डिस्प्लेस भी करना पड़ेगा। माना कि इस फोर्स ने इसे यहां से डिस्प्लेस करके यहां पहुंचा दिया, लेट डिस्प्लेसमेंट इज लेट d। तो ये 4-5 चीज पहले समझ लो। कोई बॉक्स जिसका वेट mg है, ठीक है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन n लगी हुई है इसके ठीक 90 डिग्री पे, यानी कि जैसा दिख रहा है n mg को बैलेंस भी कर रहा है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ऐसे में बताइए कितना वर्क डन होगा। तो सिंपल लिखो, वी नो दैट वर्क डन W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिखिए, ठीक। और फोर्स देखो, फोर्स किसके अपोजिट में लग रहा है, खाली फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट में। जैसे इक्वेशन 1 मान लो पहले, ठीक है, फिर समझाता हूं। यहां पे जो किया गया कार्य F इज इक्वल टू है, देखिए ये किसके उसमें इज इक्वल टू Fs, जैसा कि दिख रहा है, किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, घर्षण के विरुद्ध। तो F बराबर Fs, और Fs बराबर होता है, मैंने बताया था, म्यू इंटू एन। अगर आपको ध्यान हो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, और एन इज इक्वल टू है mg, मान रखो। तो यहां से आ जाएगा, सीधे यहीं भी लिख लूं, म्यू तो है ही, और एम जी, एन की जगह mg, देखो वहां पे बैलेंस हो रहा है। इसका मान यहाँ रख दो, वी गेट आवर आंसर, एंड वर्क डन W इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू mg इंटू डी। दैट्स योर आंसर। बस इतना ही। देखो, दिस इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एट हॉरिजॉन्टल प्लेन। आसान है तो, बस देखना है बैलेंस क्या हो रहा है, मान रख दो, ठीक है। इस पर देखो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन बराबर म्यू एन, और एन बराबर mg। तो मैंने सारे मान रख दिए, एन विकेट हो रहा है आगे। हाँ बेटा, ये म्यू एन ये वैल्यू होती है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है। फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू एन, म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, और एन बराबर होता है नॉर्मल रिएक्शन। ये मैंने आपको फ्रिक्शन में पढ़ाया था शायद, एक बार देखना उसे। ये मान होता है इसका, मैंने मान रख दिया। आगे बढ़ूं, अब है समझने वाला काम। अब लिखो, इन एट इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन जब किसी तल पे है, अब समझना, ठीक है जी। इसको तो वैसे ही रहने दो, इसको तो वैसे ही रहने देते हैं। अब ये फिगर ढंग से बनाना, फिगर में ही सब कुछ है, फिगर सही बन गया तो काम हो गया। थीटा एंगल, अब ये प्लेन क्या है, इंक्लाइंड है, इस पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लेट ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे रखा है, तो
अगर मैं फोर्स ऊपर की ओर लगाऊंगा, ऊपर की ओर चढ़ाने का प्रयास करूंगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा हमेशा विपरीत दिशा में, एफ एस नीचे की ओर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? वेट लगता है हमेशा ठीक नीचे एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन होती है प्लेन के नॉर्मल में, अंतर है। अभी नॉर्मल रिएक्शन इधर होगी ऐसे, एन इधर होगा, दिस इज एन। देखो समझो, थोड़ा सा अंतर है, इतना समझो। यहाँ पर क्या है, वेट तो हमेशा नीचे की ओर लगता है और नॉर्मल ऐसे लगती है प्लेन के 90 डिग्री पे, तभी नॉर्मल है उसका नाम। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। इतना समझ गए? अब क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो रहे हैं आपस में, इस कारण से मैं इस एम जी को क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दूंगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, वर्टिकल कंपोनेंट में। अब ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इसे पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। सिंपल सी बात है, इसके 90 पे ये है और इसके 90 पे ये है, ये थोड़ा सरक गया, ये थीटा हो गया। जिस पर एंगल बनता है वो हमेशा कॉस होता है, तो एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एम जी था, और इसके ठीक 90 पे, यानी कि इसके ठीक यहाँ पे 90 पे देखो एम जी साइन। पहले इसको समझो, अगर ये फिगर समझ गए, सब समझ गए। मैंने इस वेट एम जी को दो भागों में ब्रेक कर दिया, एक भाग तो नीचे की वजह से एंगल बना था एम जी कॉस थीटा, और इसका ठीक 90 पे आ गया एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस एम जी साइन। अब देखिए, अभी कुछ क्लियर? ये तो पहले लिख दो, बोलो फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। लेट मान के चलिए ऊपर की ओर ताकत लगा के मैंने इसे यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, जिससे ऊपर की ओर हुआ। समझो, आगे बढ़ूं। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब लगने वाला फोर्स F बराबर, देखो किसके विरुद्ध कार्य कर रहा है F? एक तो फ्रिक्शन फोर्स है Fs प्लस एम जी साइन थीटा भी है यहाँ पे। तो अब की बार जो F की वैल्यू होगी फोर्स, वो दो के विरुद्ध कार्य करेगा, यानी कि एफ एस प्लस एम जी साइन थीटा। तो फोर्स F इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स Fs प्लस एम जी साइन थीटा। लिख लीजिए, समझ गए ना, जैसे कि फिगर में दिख रहा है आपका। Fs बराबर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, और Fs का मान जो होता है, ये मैं आपको बताइए भी लिख देता हूं मैं, बिकॉज Fs बराबर होता है म्यू इंटू एन, और एन बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा को। ध्यान दो, बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, दिख रहा है तुम्हें? तो यहाँ पे लिख दो मान, तो यहाँ से फोर्स F इज इक्वल टू Fs की जगह मैं लिख रहा हूँ म्यू, और एन की जगह लिख रहा हूँ मैं एम जी कॉस थीटा, और प्लस ये तो पहले से ही है एम जी साइन। लिखिए, ये क्या तुम्हारी समझ में आया? एक बार देख लो क्या क्या किया मैंने, ध्यान देना मैंने क्या किया। F बराबर क्या क्या है, एम जी साइन थीटा प्लस Fs, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का मान होता है म्यू इंटू एन, जो कि मान है म्यू इंटू एन, और एन बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा को। तो मैंने फ्रिक्शन फोर्स का मान रख दिया म्यू एम जी कॉस थीटा, बस। और ये फोर्स तो है, ये साथ में ये जुड़ गया, देखो एक बार, ठीक है। इस मान को इक्वेशन 1 में रखो, वी गेट और आंसर। एंड तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ब्रैकेट लगाओ और इनटू डिस्प्लेसमेंट डी, ना दीजिए और आंसर। लिखिए, ये ऊपर वाला पूरा लिखना है, फोर्स पूरा प्लस इंटू डी, इससे डी से इंटू करना है, बस। तो थोड़ा सा समझने का, कभी पूछ लेता है आपसे, इसे देख लीजिए एक बार। कभी कभी आता है, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं पूछा आता। इससे ज़्यादा पूछता है आपसे नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, वो ज़्यादा पूछता है आपसे। एक बार देखो, समझ में आ रहा है? कर लोगे अगर पेपर में आएगा तो। यानी कि मैं इस केस में देखो, इन इंक्लाइंड प्लेन जो वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, वह दो के विरुद्ध करना पड़ रहा है। एक तो फ्रिक्शन फोर्स एंड अदर ग्रेविटी। ये mg कहाँ से आया? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ऊपर रखा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया उसमें, है कि नहीं है? तो यानी कि इन इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी कार्य करना पड़ता है। क्लियर? तो एक ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। कोई बताना चाहेगा पावर के बारे में? पावर या शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो आसान है, कोई करो, कोई किसी को आता है तो हाथ ऊपर कीजिए, अदरवाइज मैं ही बताऊं। लिखो, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन
इज कॉल्ड पावर। रेट, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या रेट ऑफ क्या है, डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। लिखिए, वर्क डन अपॉन टाइम। जहां भी रेट शब्द आ जाएगा, रेट समझ जाना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है, आपका समय के सापेक्ष। ठीक है, अब समझो इसका मतलब क्या हो गया। समय शब्द आ रहा है इसमें, मैंने कोई काम है, मैंने 2 लोग को काम दिया। ठीक है, माना कि मैंने इस ग्राउंड के बोले हाँ भाई इस ग्राउंड 10 चक्कर लगाने हैं। माना कि तुम 10 आदमी थे, मैंने कहा लगाओ ये चक्कर सब 10 आदमी। तो सबसे पहले जो चक्कर लगा के आएगा उसकी पावर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टाइम का है इसमें आपका। उससे जो कम में लगाएगा उसकी ताकत थोड़ी कम है, सबसे आखिरी में आएगा उसकी पावर क्या है, सबसे कम है आपका। समझना, अभी अगला टॉपिक आएगा जब एनर्जी, उसमें कुछ और है थोड़ा सा समझने का। बस रेट ऑफ वर्क डन का मतलब काम तो सभी करेंगे, बस सबसे कम समय में कौन करेगा, तो सबसे कम टाइम में जो टाइम करेगा उसकी पावर सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। समझ में आ गया? तो कम समय में जो कार्य करके देगा दैट इज मोर पावरफुल। थोड़ा सा एक्सटेंड करें इसे तो थोड़ा सा देख लीजिए, P इज इक्वल टू W अपॉन T, और वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आ जाएगा F डॉट D अपॉन T, में ऐसे लिख रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर होता है वेलोसिटी, विस्थापन बटे समय बराबर वेग। मान रखने पर P इज इक्वल टू आ जाएगा F डॉट V। एक ये भी इसका होता है, ये भी लिख लीजिए। कभी कभी बनाने को आता है आपका, कभी कभी आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, तो बस 2-3 लाइन बस। ठीक है, वर्क बराबर फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर वेलोसिटी। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन वेलोसिटी भी होता है। कर लोगे? आगे बढ़ो। अब वर्क की पावर की ऐसा यूनिट जो होगी वो क्या होगी, वर्क की होती है जूल और इसकी होती है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, या इसे बोलते हैं वाट। वाट इसे दिखाते हैं बेटा कैपिटल W से। द SI यूनिट ऑफ पावर इज आइदर जूल पर सेकेंड और इज कॉल्ड वाट, WATT, है ना, लिख लीजिए। बल्ब 60 वाट का है या 100 वाट का है, तो यानी ये क्या है, वो दिखाता है कितनी जो पावर है उसे वो कंज्यूम कर रहा है आपका। समझ रहे हो ना, ये ट्यूबलाइट से 50 वाट की है, पंखा इतने वाट का है, तो पावर को दिखाता है आपका। समझ गए? थोड़ा सा और आगे देख लो, इसमें एक यूनिट और आती है, इसकी क्या पूछता है, वो होती है हॉर्स पावर। HP से दिखाते हैं। देखा तुम्हें ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का है, तो ट्रैक्टर हो गया या कुछ गाड़ी के इंजन वगैरह में भी हॉर्स पावर यूज़ किया जाता है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। और ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये पता नहीं कितनी बार पूछता है आपसे, 1 नंबर का है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है पूछा जाने वाला। 1 हॉर्स पावर या 1 HP बराबर 746 वाट, 746 वाट, इसे बिल्कुल याद कर लो, ये पूछेगा आपसे। तो एक बार देखिए इसमें कोई दिक्कत पावर में? पावर में सिर्फ इतना ही है सिलेबस में बस। तो अगर एक कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं। तुमसे क्या पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर, रेट ऑफ वर्क डन इज अ फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी दिस, एंड व्हाट इज SI यूनिट, एंड वन मोर प्रैक्टिकल यूनिट इज हॉर्स पावर एंड विच इज इक्वल टू 746 वाट। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे एनर्जी को भी बेसिक देख लो, उसका एनर्जी का एग्जाम्पल, मतलब बेसिक पढ़ लो और फिर आगे पढ़ाएंगे जो मेन पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, है ना। तो अगला टॉपिक जो आता है आपका दैट इज एनर्जी। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा ऊर्जा। लिखिए, अब समझना। अगर कोई एनर्जी के बारे में बताना चाहे तो बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। जैसे पावर था रेट ऑफ वर्क डन, वैसे ही एनर्जी होता है व्हाट। हाथ ऊपर कोई आता है तो, हाथ ऊपर बेटा, हाथ ऊपर करो पहले। वो भी है फॉर्मूला, डेफिनेशन बेटा, आप बता पाओगे? वो भी सही बोला तुमने, गलत नहीं बोला, ठीक है, वो भी है। चलो बेटा मैं ये बताता हूँ तुम्हें। लिखो, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। डिफरेंस है, ये कैपेसिटी है, पावर में रेट था। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। सिंपल। क्षमता से मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए आप लोग। जैसे मैं बोलूँगा मैंने कोई काम दिया, इसे करके दिखाओ। माना कि उस काम को इतना टफ काम था कि 2 आदमी कर पाए, 4 आदमी कर ही नहीं पाए, तो हम क्या बोलेंगे कि उनके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ पे टाइम से मतलब नहीं है, काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये है कैपेसिटी है काम करने की नहीं है। समझ रहे हो, जब पावर आएगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, जल्दी कौन करेगा, क्विकनेस आएगी। इसमें क्विकनेस से कोई मतलब नहीं है। कार्य कर लिया इट मीन टू से उसकी एनर्जी है कार्य करने की। इफ यू हैव एनर्जी यू कैन डू वर्क। कार्य नहीं कर पाया तो हम ये कहेंगे आप में एनर्जी नहीं है कार्य करने की। समझ रहे हो ना। अब एनर्जी के एग्जांपल, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे यहीं पे देखो सूर्य से मिल रही है सोलर एनर्जी, इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। पंखा चलेगा कौन सी, इलेक्ट्रिकल नहीं बेटा, इलेक्ट्रिकल तो लाइट जाएगी, इसे बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अभी आता हूँ मैं, सब में आता हूँ, ठीक है। पंखे में आऊँगा, उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट है, दबाया है अंदर से की तारों से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। अगर ट्यूब है लाइट एनर्जी, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी हमारे सिलेबस में है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है यानी कि आपको जो पढ़ाई जानी है वो सिर्फ एक एनर्जी है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो आप जो पढ़ोगे दैट इज लिखिए मैकेनिकल एनर्जी, इसे हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब आ रहा हूं मैं उसमें जो बताया अभी इन्होंने, सिलेबस में सिर्फ एक ही है बेटा, है ना। कोई पूछेगा जरा काइंड्स ऑफ एनर्जी बता दो, बता दोगे ना ऐसे, तो ये तो आसान है। सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जी। अब इसमें स्पेसिफिक में आओ, मैकेनिकल एनर्जी। अब इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही, हिंदी में गतिज ऊर्जा, एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। इसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यहां समझो। अब जैसे वो पंखे में बताया उन्होंने तो काइनेटिक एनर्जी बोला, सही बोला, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ना। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो ये 2 एनर्जी जो है आपके सिलेबस में है, इन्हें हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। ये यहीं पे थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर आगे बता दूंगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन, गति के कारण किसी भी सिस्टम में जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी किसी खास स्थिति के कारण, ठीक है। तो यानी कि आएगा कॉन्फ़िगरेशन, या पोजीशन भी कह सकते हैं। देखिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, पहले इतना एक फिगर बना लो। सो मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, पहली चीज। अब गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके मोशन के कारण कार्य करने की क्षमता होगी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे बंदूक की गोली बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है किसी को भी वो मार सकती है आपका। चलती हुई हवा, ए ब्लोइंग विंड, हवा जब बहुत तेज चलती है तो क्या होता है आपका, अगर ढंग से चल रही है तो उससे आप लोग क्या कर सकते हो, पावर स्टेशन में ब्लेड्स घुमा के बिजली उत्पन्न कर सकते हो। और ज़्यादा तेज चलेगी तो क्या बन जाएगी, तूफान, चक्रवात, नुकसान भी कर सकती है। बहता हुआ पानी हो गया आपका, जो पानी बह रहा है आपका, नदियाँ बहती है, उससे जो प्रोडक्शन होता है आपका बिजली का, ज़्यादातर क्या होता है आपका, इसे करते हैं हम लोग। तो किसी भी चीज़ में उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण जो कार्य करने की क्षमता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी possessed by the body by the virtue of its कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। किसी खास स्थिति में किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्टार्ट करें, जैसे ये देखो सबसे पहला एग्जांपल, ये मैंने डस्टर लिया, अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ दूंगा, देखो यहाँ पे मैं हाइट पे छोड़ूंगा, तो जैसे ही नीचे आएगा तो उसमें क्या एनर्जी है, नीचे आएगा तो क्या करेगा, हिट करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा पत्थर लेके खड़ा हो जाऊँ यूँ करके, तो अगर मैं उसे छोड़ दूंगा, वो नीचे चला गया तो किसी को भी डैमेज कर सकता है। तो उस स्थिति में इसमें क्या है,
एनर्जी है, बिकॉज ऑफ इस हाइट के कारण, समझ लो। इसी प्रकार से डैम में ध्यान देना, डैम में पानी ऐसे नहीं होती एनर्जी, डैम में एनर्जी कहाँ से आती है, ध्यान देना। डैम में पहले पानी को रोकते हैं, जब पानी को रोकते हैं और प्रोडक्शन करते हैं हम कई मंजिल नीचे, पानी उससे गुजारा जाता है पाइपों से, तब स्पीड आती है पानी में। पहले डैम में झील बनाते हैं, उसके अंदर से पाइप से गुजारते हैं पानी को, नीचे होता है आर्मेचर, बिल्कुल 4-5 मंजिल नीचे, जहाँ पे आर्मेचर घूम रहा होता है आपका, और बड़े फोर्स से पानी को लिया जाता है। इस हाइट में पानी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कन्वर्ट होगी बाद में काइनेटिक एनर्जी में, है ना। धनुष और तीर, बो एंड एरो, धनुष को यूं खींच के रख दो, जब आपने खींचा हुआ है उसे इस पोजीशन में, उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वो कहीं जाके हिट करेगा। स्ट्रेच, एक किसी भी रबड़ बैंड ले लो, स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को क्या होती है, एनर्जी होती है, स्प्रिंग को पिचका के रख दो, जब छोड़ोगे तो स्प्रिंग ऊपर की ओर आती है। ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक घड़ी होती है, चाबी वाली घड़ियाँ होती थी पहले, या खिलौने होते हैं चाबी वाले, चाबी भर दो पूरा, ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, जब चाबी भरी हो उस पर, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें पोजीशन में लाने के लिए पहले खुद वर्क करना पड़ता है उसमें, और बाद में रिटर्न मिलता है हमें वर्क। जब मैं इस डस्टर को ऊपर लेके जा रहा हूँ हाइट पे, तो मैं काम कर रहा हूँ अभी, मैंने बताया ना हाइट में एनर्जी होती है, तो पहले हाइट में चढ़ाना भी तो पड़ेगा उसे, तब एनर्जी आएगी। धनुष बाण में मुझे पहले खींचना पड़ेगा उसे, अपना काम करना पड़ेगा, जब मैंने खींच लिया अब एनर्जी आई उसके अंदर, समझ रहे हो ना। डैम में भी पहले पानी को रोकना पड़ेगा, तब एनर्जी आएगी उसके अंदर, यानी कि पहले हमें कार्य करना पड़ता है, बाद में हमें वो रिटर्न मिलता है। स्प्रिंग को पहले मुझे पिचकाना पड़ेगा, उसे दबाना पड़ेगा, फिर एनर्जी उसके अंदर आएगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका एनर्जी का बेसिक इंट्रोडक्शन। एनर्जी क्या होती है, आपके सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी, जिसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके डेरिवेशन, दोनों के इनके डेरिवेशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, एक क्या दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब अगली क्लास में इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। एक तो है वर्क एनर्जी थ्योरम, और एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, चलिए, थैंक यू क्लास।